धर्मेंद्र, महेंद्र, चलिएगा अपने अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। श्रमिक आंदोलन अपना चल रहा है। मैं प्रयास करूंगा आज ये चैप्टर यदि हो जाता है तो फिर मैं सेकंड जो चैप्टर है राष्ट्रवाद का उदय, उसे भी आज ही आरंभ भी कर दूं। तो आपने कल तक जो देखा था वो ये था कि जो ट्रेड यूनियन है, जिन्हें हम मजदूर आंदोलन कहते हैं या ट्रेड यूनियन आंदोलन जिन्हें आप पुकारते हैं, बेसिकली वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित आंदोलन थे। और इनका जो उद्देश्य था विचारधारा से प्रभावित, और इनका जो मूल उद्देश्य था वो मूल उद्देश्य सिंपल इतना सा था कि आप किसी भी सूरत में आप लोग जो कारखानों में श्रमिक या मजदूर काम कर रहे हैं उनकी दशा को सुधारा जा सके, बहुत अच्छे से उनकी दशा को सुधारने का प्रयास किया जा सके। उनके जो काम करने के जो घंटे हैं उन्हें उन काम करने के घंटों को निश्चित किया जाए, जैसे कि 8 घंटे प्रतिदिन निश्चित करने हैं। अवधि, समय उनका निश्चित किया जाए कि कब से कब तक उनको काम करना है। संडे का उन्हें अवकाश दिया जाए। सॉरी। इसके अलावा बीच में उन्हें, जिसे आप लंच टाइम कहते हैं या रेस्ट टाइम उन्हें कहते हैं, यह भी इन्हें प्रदान किया जाए। इस प्रकार की जो बातें थी, सुमित्रा नमस्कार, इस प्रकार की जो बातें थी वो इन मजदूर आंदोलनों के द्वारा कही गई है। अब आप देखिएगा, एक एक पार्टी का गठन किया जाता है जिसके संस्थापक थे श्रीपाद अमृत डांगे। आप लोगों ने कल तक देखा था श्रीपाद अमृत डांगे, जिन्होंने दी सोशलिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया था। तो इसे कामगार किसान पार्टी बोला गया है। और इस किसान पार्टी के संस्थापक है श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरण चंद्र जोशी तथा सोहन सिंह जोशी। और बेसिकली सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के अंदर का गुट था ये वाला। यदि हम, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, जिसको आप लेबर डे के नाम से भी पुकारते हैं। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो भारत के अंदर भी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है उसके आयोजन की परंपरा का यहाँ पर भी शुभारंभ होता है। और भारत के जो ट्रेड यूनियन थे, जो भारत के जो श्रमिक संगठन थे, वो श्रमिक दिवस या मई दिवस की यहाँ पर स्थापना स्थापना से मतलब आयोजन करते हैं। भारत के अंदर जो पहला श्रमिक दिवस मनाया गया था स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, वो मनाया गया था 1 मई 1923 को सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा, जो भारतीय मजदूर किसान पार्टी मद्रास के संस्थापक थे। तो 1 मई 1923 को पहला जो श्रमिक आंदोलन था, मतलब जो पहला जो श्रमिक या मई दिवस था, इसका इसका जो आयोजन है वो चेन्नई के अंदर, चेन्नई का मतलब आपका वर्तमान मद्रास के अंदर उसका आयोजन किया जाता है। लेकिन ये स्थानीय स्तर पर था। सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने ये आती है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर आंदोलन या श्रमिक, मतलब मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस की बात करें तो उसका आयोजन 1 मई 1927 को बॉम्बे में किया जाता है। सॉरी। 1 मई 1927 को, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। स्थानीय स्तर पर 1 मई 1927 को, राष्ट्रीय स्तर पर आप श्रमिक दिवस का आयोजन करते हैं। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि साहब आप स्थानीय स्तर पर पहली बार ये जो हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, ये तो किया गया बॉम्बे में, और स्थानीय स्तर पर जो किया गया था वो किया गया था 1 मई 1923 को सिंगारवेलु चेट्टियार के द्वारा मद्रास के अंदर। और 1936 में जब मई दिवस मनाया गया पहली बार, उसमें मजदूरों के साथ साथ किसानों की भी भागीदारी हुई थी। एक और दल बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है जिसका नाम है
आपके सामने लेबर स्वराज पार्टी, याद रखिएगा बंगाल में 1925-26 में मुजफ्फर अहमद, नजरुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन अहमद, हेमंत कुमार सरकारी, तमाम जो संगठन थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसको आप लोग लेबर स्वराज दल के नाम से भी पुकारते हैं। लेबर स्वराज दल के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं। इस दल का जो परिवर्तित नाम था वो था बंगीय कृषक एवं श्रमिक दल, जिसको कहा गया दी बंगाल पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी, दी बंगाल पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी। और फरवरी 1926 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था किसान मजदूर पार्टी। इस बात को भी याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण सी बात आपके सामने आती है। किसान मजदूर पार्टी भी इसको कर दिया गया है। और जो लेबर स्वराज दल जिसका नाम आपको मिलता है दी बंगाल पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी या किसान मजदूर पार्टी, इसका जो मुख पत्र था ये काफी महत्वपूर्ण है। ये मजदूर नाम से निकलता था उर्दू भाषा के अंदर, बाद में लांगल नाम से निकाला गया। लांगल शब्द का अर्थ होता है प्लोग अर्थात हल। लांगल शब्द का जो अर्थ है उसका तात्पर्य होता है, याद रखिएगा, हल। और इसी प्रकार से एक और इसका मुखपत्र निकलता है। ये जो स्वराज लेबर पार्टी है, याद रखिएगा, लेबर स्वराज पार्टी जो है ये भारत का, ये बात भी महत्वपूर्ण, काफी महत्वपूर्ण बात है कि ये भारत की पहली किसान मजदूर पार्टी है। देखिएगा, हमने कहा था कि 1936 के अंदर 1 मई को 1936 के अंदर जो श्रमिक दिवस का आयोजन किया जाता है, उस आयोजन में पहली बार मजदूर के साथ साथ पहली बार उसमें किसान भी पार्टिसिपेट करते हैं, किसान भी उसमें भागीदारी करते हैं। तो 3 मुखपत्र इसके निकलते हैं। 25-26 में इसकी स्थापना हुई, मजदूर, लांगल एवं गणवाणी। मजदूर किसान पार्टी का गठन 1927 में बॉम्बे का जो पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी है, मजदूर किसान पार्टी जो है बॉम्बे में 1927 में ढूंढीराज ठेंगदी की अध्यक्षता में मिराजकर हो गए, जोगलेकर हो गए, एसवी घाटे हो गए, ये तमाम लोग मिलकर इस दल का, जिसको आप कहते हैं मजदूर किसान पार्टी, बॉम्बे का 1927 में। और इसका जो मुखपत्र था मराठी साप्ताहिक वो था क्रांति। इसी प्रकार का एक दल जो पंजाब में स्थापित होता है उसका नाम है कितरी किसान। कितरी किसान पंजाब के अंदर 1927 में सोहन सिंह के द्वारा। और इस कितरी का इसी इसी इस कितरी का जो जो मुख मतलब कितरी पार्टी का मुखपत्र भी कितरी नाम से ही निकलता है। और चूंकि हमने देखा था कि ब्रिटिश साम्यवादी एक नेता फिलिप स्प्रेट, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण ये व्यक्ति आपके सामने आता है, ब्रिटिश साम्यवादी नेता है फिलिप स्प्रेट, जिस जो मेरठ षड्यंत्र केस का प्रमुख अभियुक्त था। उसने 1927 के इस कितरी पार्टी के अधिवेशन के अंदर इसने भाग लिया था। इस पार्टी का जो साप्ताहिक पत्र था, मुख पत्र तो कितरी हो गया, लेकिन जो साप्ताहिक पत्र था वो था मेहनत कश। इस बात को भी याद रखिएगा। आप लोग चाहें तो एक बार यहाँ तक के मैटर को ढंग से देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। मैं पीछे से आपको ले लेता हूँ ताकि एक बार आप ठीक से इसका रिवीजन कर लें। हैंड रेज करते रहिएगा जैसे जैसे आप लोग पढ़ते रहें कि आपको समझ में यहाँ तक का मैटर आया है अथवा नहीं आया है। जी सुमित्र, महेंद्र।
राइट, धर्मेंद्र आप बताइएगा। राइट, आगे का मैटर देख लीजिए। इसी प्रकार का एक दल हमारे सामने और अस्तित्व में आता है 21-24 दिसंबर 1928 को। ये था अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी, ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी भी कहा गया है। और क्योंकि ये चैप्टर बड़े नीरस से आपको लगेंगे, कारण कि संगठन बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में काफी वक्त लिया था इसकी विचारधारा को आपको समझाने को। तो अखिल भारतीय जो मजदूर किसान पार्टी है, इसकी स्थापना 21-24 दिसंबर 1928 को की जाती है। आपने मद्रास मजदूर किसान पार्टी देखी, आपने मजदूर किसान पार्टी बॉम्बे देखी, राइट। लेकिन अब अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर किसान पार्टी का संगठन होता है सोहन सिंह जोश के द्वारा, कलकत्ता के अंदर। ये वही दल है जिसने पहली बार, याद रखिएगा, कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया था। कांग्रेस का लक्ष्य सोहन सिंह जोश, राइट। ये वही दल आ गया है जो भी आपने देखा। अब एक एक डिपार्टमेंट की ओर स्थापना की जाती है जिसका कार्य सिंपल यही था कि मजदूर या जो लेबर है, या जो जिन्हें हम वर्कर्स कहते हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए 1929 में अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा श्रमिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की जाती है। और एन एम जोशी, नारायण मल्हार राव जोशी, याद रखिएगा, नारायण मल्हार राव जोशी, इन्होंने एटक से अलग होकर, आप लोग जानते हैं एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, से अलग होकर, याद रखिएगा, भारतीय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की थी। अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, जिसको आप एटफ कह सकते हैं। इसी प्रकार का एक संगठन ये भी 1929 में हुआ। गिरनी कामगार यूनियन, ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो ट्रेड यूनियन थी कम्युनिस्ट विचारधारा वाली, उनके द्वारा की जाती है। और थोड़ा सा आपको, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा पढ़ने को। और चूंकि जैसे ही जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो कंप्लीट होती है, इसके बाद मैं रिलीज करूंगा इसके माइक्रो नोट्स। मेरा लगातार काम चल रहा है, और ये तय मानिएगा कि इतने बड़े नोट्स यदि आप लोग ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं ठीक से, तो माइक्रो नोट्स को पढ़ते वक्त आपको बहुत आनंद आएगा। कारण कि आप समझ लीजिए, यदि ये पीडीएफ 67 पेज की है, क्योंकि फोन्स की साइज बड़ी है मेरे पास, आपको तो मैं बहुत छोटी फोन साइज देता हूँ, तो समझ लीजिए यदि ये फोन साइज, हाँ, 24 पेज का या 26 पेज का यदि ये पीडीएफ है, तो मैं खींच खांच के इसको 3 या 4 पेज में लाकर टिका दूंगा। इतना माइक्रो नोट्स में मैटर छोटा हो जाएगा, बहुत काम की बातें आएंगी। लेकिन आप सिर्फ उन पे पढ़ते रहे तो फिर वो गाइड को पढ़ने का जैसा होगा। ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप इन बड़े नोट्स को भी ठीक से पढ़ते रहें। 1 नवंबर 1941 को एम एन राय ने एटक से अलग होकर स्थापना करी इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की, याद रखिएगा, भारतीय श्रमिक परिसंघ की। मैं बार बार पहले भी इस बात को कह चुका हूं। अब इसी प्रकार का एक और संगठन आता है, इसको आप कहते हैं इंटक। एक था एटक, अभी इंटक क्या है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओहो, यहाँ पर कांग्रेस की स्पेलिंग गलत है, याद रखिएगा। सो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, जिसको आप इंटक भी कहते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई है। बेहद महत्वपूर्ण है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और ये एटक से अलग होकर इसकी स्थापना हुई है। इसी प्रकार की एक सभा है मजदूर सभा, जिसने कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा स्थापना हुई थी। यदि अपन मजदूर हड़तालों की बात करें, याद रखना, मजदूर हड़तालों ने सबसे ज्यादा कार्य किसमें किया था, राष्ट्रीय आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, हम माने चाहे ना माने, गांधीवादी जो आंदोलन थे उनकी सबसे बड़ी ताकत यही मजदूर हड़तालें थी। मजदूर, किसान, इनमें ज्यादा जो उग्र प्रदर्शन थे, याद रखना, वो मजदूरों के थे। तो मजदूरों का जो योगदान, लेबर या वर्कर्स का जो योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो रहा, उसको कभी हमें अंडर एस्टिमेट करके न पढ़ाया जाना चाहिए, न पढ़ा
पढ़ना चाहिए। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में मजदूर आंदोलन का प्रारंभ एक हड़ताल के साथ हुआ था जो 1862 में 1862 में हावड़ा रेलवे स्टेशन पे कुलियों ने इस मांग को लेकर हड़ताल की थी कि हमारे काम करने के जो घंटे हैं उन्हें 8 दिन निश्चित कर दी जा सके। बाद में जितनी हड़तालें हुई मजदूरों की, वो उनके जो दल जिन 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 राजनीतिक विचारधाराओं से ये मजदूर संगठन प्रभावित होते थे, उन्हीं उसी आइडियोलॉजी के इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस में आकर मजदूर संगठन अपनी हड़तालें किया करते थे। भारतीय इतिहास में ट्रेड यूनियन हिस्ट्री के अंदर जो पहली संगठित हड़ताल होती है, वो ब्रिटिश स्वामित्व वाली जो रेलों का संगठन था, जिसको आप ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP कहते हैं, 1899 में सिग्नल पर जो कर्मचारी काम करते थे उनके द्वारा की गई थी। ये बात याद रखना। और उस जमाने में उन मजदूरों जिन्होंने ये सिग्नल पर काम करने वाले लेबर या वर्कर्स जिन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट के विरुद्ध हड़ताल की थी, मराठा और केसरी, आप लोगों को मालूम है मराठा और केसरी जो समाचार पत्र हैं, वो बाल गंगाधर तिलक, जिनको भारत में उग्रवाद का जनक, हिंदू उग्रवाद का जनक, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। इसी प्रकार से फिरोज शाह मेहता को आप याद रखना, बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। बॉम्बे का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। उस जमाने की सबसे बड़ी जो राजनीतिक हड़ताल रही अपने समकाल में, वो थी 22 जुलाई 1908 को, 6 दिन तक रही, जिसमें बॉम्बे में कपड़ा मिल के 1 लाख मजदूर ने भाग लिया था। और वो क्यों करी? क्योंकि तिलक को 6 साल के कारावास के दंड का विरोध का सामना, मतलब सजा दी गई थी, जब उन्होंने केसरी में एक लेख लिखा था। जब 6 वर्ष का उन्हें सजा मिली, उसके विरोध में 1 लाख मजदूर हड़ताल पर आ गए थे। और इसी हड़ताल को लेकर जो 1 लाख मजदूरों ने 6 दिन तक जो हड़ताल करी बॉम्बे में, उस समय लेनिन ने कहा था कि भारतीय जो श्रमिक वर्ग है वो इतना परिपक्व हो गया है कि अब वो स्वतः स्फूर्त अपने लेवल पर राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल पब्लिक स्ट्रगल या मूवमेंट चला सकता है, राजनीतिक जन संघर्ष भी वो चला सकता है। और जिस हड़ताल ने मजदूर आंदोलन के पथ प्रदर्शक का कार्य किया, अग्रदूत का कार्य किया, उसे दिशा प्रदान करी, वो हड़ताल थी जनवरी 1919 में, वही बंबई की कपड़ा मिल मजदूर। और ये पहली स्वतः स्फूर्त हड़ताल थी, याद रखिएगा। पहली स्वतः स्फूर्त यानी कि बिना राजनेताओं के दिशा निर्देश के ये हड़ताल होती है। और जो सेंचुरी मिल्स के जो मालिक थे, वाडिया, CN वाडिया, उनके उनके साथ एक समझौता जो हो नहीं पाता है श्रमिकों की मांग जब नहीं मानी जाती है, तो लगभग 2,500 मजदूरों ने मांग ये रखी थी कि आप हमारे वेतन में 25% की वृद्धि करिए, बोनस के रूप में 1 माह के वेतन के आप एडवांस में प्रदान कीजिए। और जब ये हड़ताल हुई तो अदालत में HB मंडावले ने श्रमिकों का पक्ष रखा था। इसका अंत 21 फरवरी, आप दोबारा देखिएगा, इसका जो आरंभ होता है जनवरी 1919 में आरंभ होता है, इसका अंत जो होता है वो 21 जनवरी 1919 को तब होता है जब CA विंसेंट की मध्यस्थता में मिल मालिक भी तैयार हो गए, वाडिया साहब भी, और उन्होंने ये पुलिस कमिश्नर थे, मजदूरी में वाडिया ने 20% की वृद्धि को स्वीकार कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में जो लेबर या वर्कर्स थे या श्रमिक थे, उन्होंने विंसेंट महाराजा की जय जैसे नारे लगाए थे। इस जमाने में रविंद्र कुमार ने इस हड़ताल को मजदूरों का किसान विद्रोह कहा था। बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मजदूरों का किसान विद्रोह इसी हड़ताल को कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण सी बात आपके सामने आती है। एक बार इस पूरे मैटर को देखिए, मुझे बताइएगा यहाँ तक की बात आपको समझ में अच्छे से आई है अथवा नहीं आई है। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जी कविता। धर्मेंद्र। महेंद्र। सुमित्रा जी। नेक्स्ट। जो प्रथम राष्ट्रीय हड़ताल थी, अभी तक जितनी हड़तालें हो रही है वो स्थानीय स्तर पर है, लेकिन पहली
जो नेशनल एजिटेशन या स्ट्राइक था वो नवंबर 1921 में तब हुआ था जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन जब उसका हुआ था, उसके स्वागत में बॉम्बे कॉटन मिल्स के जो वर्कर्स थे, लगभग 1.5 लाख मजदूर सड़कों पर आ निकले थे। तो ये प्रथम राष्ट्रीय मजदूर हड़ताल थी और 1925 में बॉम्बे में इसी प्रकार की एक और हड़ताल आपके सामने होती है। लेकिन भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जो हड़ताल रही भारतीय इतिहास की, वो लगभग 6 महीने तक रही, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1928 को। इसको वही बॉम्बे के कपड़ा मिल मजदूरों ने किया था। रजनी पामदत्त ने इस हड़ताल को भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल बोला है। यद्यपि जो कमेटी गठित की गई थी श्रमिकों की मांग पर चर्चा करने के लिए, फासेट कमेटी, उसने 7.5% कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया था, जो कि मजदूरों के हक में था। कानपुर में इसी प्रकार की एक हड़ताल 1938 के अंदर होती है, जो लगभग 55 दिन चलती है। और द्वितीय विश्व युद्ध में देखो, अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हड़ताल हुआ था 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में, ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध में। इसीलिए अहमदाबाद को भारत का पेट्रोग्राड भी कहा गया। आप लोग जानते हैं पेट्रोग्राड असल में क्या, एक रशियन सिटी है जहां पर वोल्शेविक क्रांति का उस स्थल के साथ संबंध है। एक यूं समझ लीजिएगा कि केरल के अंदर एक आंदोलन होता है, इसको कहा गया है पुनप्रा वायलार संघर्ष, जिसको त्रावणकोर नरसंहार भी कहते हैं। असल में ये साम्यवादी श्रमिक संगठनों का एजिटेशन या हड़ताल था। ये अक्टूबर 1946 में त्रावणकोर रियासत के अंदर होती है, जो निम्न वर्गीय इजवा जाति है, याद रखिएगा, जो निम्न वर्गीय इजवा जाति है उसके द्वारा ये हड़ताल की जाती है। किसान और मजदूरों का मिला जुला संघर्ष हुआ था। और सही बात ये है कि ये पूरी तौर पे कम्युनिस्टों द्वारा समर्थित हड़ताल थी, बिल्कुल, और सही कारणों को लेकर हुई थी, सामंती शोषण को लेकर हुई थी, और इसमें लगभग 10,000 कम्युनिस्ट भी मारे गए थे। ये भी, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। सो अच्छा, सॉरी, मैं गलत संख्या दे गया। 10,000 कहीं और मारे गए हैं, ये 800 यहाँ पर लोग मारे गए थे। तो ये त्रावणकोर रियासत के अंदर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है जो मृतक यहाँ पर मारे गए हैं। जिस प्रकार से ये लेबर मूवमेंट या श्रमिक आंदोलन चले, तो इनसे जो अराजकता उत्पन्न हुई, जो अशांति उत्पन्न हुई, उससे निपटने के लिए भी सरकार ने कई प्रकार के कानून लेकर आए। लेकिन सही बात यह है कि जो अधिकांश जो कानून थे वो फौरी राहत थी। अधिकांश श्रमिक कानूनों का संबंध जो मिल मालिक थे उनके हितों को साधना था। श्रमिक कल्याण की बातें सिर्फ ऊपरी सतह तक थी। इसी प्रकार का एक कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में आती है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि कार्य अवधि के दौरान किसी श्रमिक की यदि दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। 1926 में इसी प्रकार का एक ट्रेड यूनियन अधिनियम आता है, जो इस बात को की तस्दीक करता है, इस बात को मान लेता है कि श्रमिकों को, यानी कि मजदूरों को अपने हक में यूनियन बनाने का, संगठन बनाने का और हड़ताल करने की कानूनी मान्यता है। तो इस ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन जो पहला श्रमिक संगठन अस्तित्व में आया वो था बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन 1926, which was founded by एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार राव जोशी के द्वारा। याद रखिए, श्रमिक विवाद अधिनियम इसी प्रकार से 1929 में आता है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में आता है। औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 में आता है। और कहीं ना कहीं इन्होंने श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए भले ही ऊपरी मनसी से, लेकिन प्रयास किया। लेकिन सरकार ने ट्रेड यूनियन को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, उन संगठनों को समाप्त करने के लिए, श्रमिकों की संगठित आवाज को का मुंह बंद करने के लिए भी कई प्रकार के श्रम विरोधी कानून बनाए, जिनमें 1934 का कानून, 1938 का, 1946 के कानून प्रमुख हैं।
और इसी प्रकार से कई प्रकार के कारखाने अधिनियम बनाए गए जिनका उद्देश्य सिंपल ये था कि श्रमिकों की दशा को सुधारा जाए। जैसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आता है, लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल के काल में। ये कहा गया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप बाल मजदूरी में नहीं लगा सकते हो, एवं खतरनाक मशीनों के चारों तरफ बाड़ा लगाना चाहिए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि आप काम में लेते हो तो उनके लिए आपको कार्य की अवधि निश्चित करनी पड़ेगी। इसी प्रकार का द्वितीय जो कारखाना अधिनियम था वो 10 वर्ष बाद 1891 के अंदर गवर्नर जनरल लैंसडाउन के काल में, गवर्नर जनरल लैंसडाउन के काल में वो आता है, जिसमें स्त्रियों को ये कहा गया महिला श्रमिकों के लिए कि आप 11 घंटे से अधिक उनसे काम नहीं ले सकते, बीच में आपको 1.5 घंटे का उन्हें लंच टाइम भी देना पड़ेगा। बच्चों के लिए काम करने की जो उम्र थी वो 7 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। याद रखना, लड़कियों के लिए और लड़कों की तो 7 से 12, लड़कियों का 9 से 14 कर दी गई। पटसन कारखाना का जो कानून बना वो 1909 और 11 में बना। लॉर्ड होर्डिंग के काल में 1911 में तीसरा कारखाना कानून बना। 1929 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग के काल में चतुर्थ कारखाना कानून बना। इसी प्रकार के अन्य कई कल्याणकारी कानून भी आपके सामने आते हैं, जैसे कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट, दी वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1934, दी फैक्ट्रीज एक्ट 1934। बेसिकली इनको कोई चारा नहीं है, याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब हमें ये देखना है कि जो ILO है, ILO का मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो ILO है उनके उसके अंदर भारतीय श्रमिक संगठनों का कितना पार्टिसिपेशन रहा, भारतीय श्रमिक संगठनों का कितना पार्टिसिपेशन या भागीदारी रहा, हमें वो देखना है। देखो, ILO का जो प्रथम कॉन्फ्रेंस था, अधिवेशन था, वो 1919 में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे वो नारायण मल्हार जोशी, आप लोग जानते हैं, NM जोशी एवं BP वाडिया थे। राइट। सरकार की तरफ से जो सदस्य मौजूद हुए, रेवेन्यू एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सचिव सेक्रेटरी लुइस जेम्स केशव और अतुल चंद्र चटर्जी यहाँ पर होते हैं। 1924 में भारत का नेतृत्व, ये भी याद रखिएगा, जो नेतृत्व किया गया किसके द्वारा? जोसेफ बैप्टिस्टा के द्वारा। जोसेफ बैप्टिस्टा के द्वारा, याद रखिएगा, ये नेतृत्व किया जाता है। 1926 में लाला लाजपत राय के द्वारा यह नेतृत्व किया जाता है। 1927 में बीवी गिरी के द्वारा यह नेतृत्व किया जाता है। 1927 में बीवी गिरी के द्वारा, 1926 में लाला लाजपत राय के द्वारा, 1924 में जोसेफ बैप्टिस्टा के द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। राइट। 1928 में दीवान चमनलाल के द्वारा ये नेतृत्व किया जाता है। और 1938 में भारतीय श्रमिकों का जो प्रतिनिधित्व किया गया 1938 में, वो किया गया SV पेरुलकर के द्वारा। SV पेरुलकर के द्वारा। SV पेरुलकर के द्वारा ये नेतृत्व यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो वो चीजें हैं, और ये कई बार वास्तव में यहाँ से बड़े महत्वपूर्ण से प्रश्न बनते हैं, जैसे ILO के कौन कौन से अधिवेशन में किस किस संगठन ने या नेता ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। ये तमाम लोग असल में वो हैं। मजदूर आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मजदूर आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने में या जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसको अच्छा करने के लिए मजदूरों का कितना कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट। आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता का यदि कोई एक कारण है तो वो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले मजदूर और किसान थे, क्योंकि मजदूर और किसान बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होता है। तो ये अपने इनकी अपनी शारीरिक क्षमताएं हमेशा इंटेलेक्चुअल्स से ज्यादा होती हैं, हमेशा इंटेलेक्चुअल्स से
से इनकी क्षमताएं ज्यादा होती हैं, तो इनमें संघर्ष करने का मादा, सक्रिय संघर्ष करने का मादा बहुत ज्यादा होता है। तो किसी भी आंदोलन को जो धार दी जाती है वो बेसिकली लेबर और पीजेंट्स क्लास ही होती है। सो हम यहाँ पर यदि देखें कि मजदूर जो आंदोलन था, जिसे सपोर्ट किया गया, जिसे सपोर्ट किया इंडियन नेशनल मूवमेंट का, असल में सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि 1919 का कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था, उसमें ये प्रस्ताव पास किया गया कि मजदूर संघों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मजदूरों की स्थिति को सुधारना कम उद्देश्य था कांग्रेस का, उन्हें अधिक से अधिक सदस्यता दिलाना था, अधिक से अधिक उन्हें आंदोलन का हिस्सा बनाना था। ये बात याद रखिएगा। सही बात यह है कि इस समय तक जो भी भारतीय पूंजीपति थे, आप लोग सोचिएगा, भारतीय पूंजीपति जो एक तरफ कांग्रेस को फिनांस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली फिनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, और वो ब्रिटिश समर्थक होंगे। स्वाभाविक सी बात है, ब्रिटिश समर्थक होंगे, वो चाहेंगे कि इस प्रकार के कानून बने तो श्रमिकों के बहुत ज्यादा समर्थन में ना हो, और यूरोपियन मिल मजदूरों की तरह, मिल मालिकों की तरह भारतीय पूंजीपतियों को भी सपोर्ट करें। तो शुरुआत में कांग्रेस का जो हाथ था, जो कांग्रेस का जो समर्थन था, वो पूंजीपतियों या कैपिटलिस्ट या इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो उद्योग घरानों के जो लोग थे भारतीय, उनको सपोर्ट करने के लिए ज्यादा था। यानी कि अपने शुरुआती दौर में कांग्रेस ने जो मजदूर थे, जो श्रमिक थे, औद्योगिक संगठनों में काम करने वाले, उनके सपोर्ट की बहुत कम बात उन्होंने उठाई। आगे देखिएगा, अब आप समझिएगा जैसे कि महात्मा गांधी जी की यदि अपन बात करें, तो अभी आपने देखा था कि 1918 में अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल जो लेबर थे, उनके हक में इन्होंने बात उठाई थी। और फिर आपने वहां पर टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद के अंदर ही उनकी मजदूर महाजन संघ की भी स्थापना करी थी। गांधी जी असल में सही बात है, गांधी जी बेसिकली सामने हमने पिछली क्लास में, पिछले एपिसोड में देखा कि गांधी जी पर यह हमेशा आरोप लगे कि आप पूंजीपतियों के एजेंट हो। आप पूंजीपतियों के असल में क्या हो, एजेंट हो। तो गांधी जी पर ये आरोप लगा, बहुत अच्छे से ये आरोप लगाया गया कि आपने हमेशा श्रमिकों की तुलना में अम, मालिकों का, पूंजीपतियों का समर्थन किया है। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सच है। ये कई बार क्या बोलते हैं, जरा गांधी जी का बयान सुनिएगा कि हमें हमें पूंजी या पूंजीपतियों को नष्ट करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि हम पूजा यानी कि संपत्ति और श्रम के संबंधों का नियमन करना चाहते हैं। यानी गांधी जी अपने आंदोलन के लिए पैसा पूंजीपतियों से लेना चाहते थे, और अपने आंदोलन का विस्तार करने के लिए श्रमिकों का संगठन भी चाहते थे, लेकिन ऐसा चलता नहीं है। अब जैसे गांधी जी ने क्या कहा कि वफादार सेवक अपने मालिकों की बिना वेतन लिए हुए भी सेवा करते हैं। बताइए, यदि गांधी जी को हम दलाल ना बोले तो फिर क्या बोले? इससे अब इसके आगे फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? सो सही बात तो ये है। और जो जो भारत जो कांग्रेस के वामपंथी नेता थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि गांधी जी की मजदूर नीति का हमेशा विरोध करते थे, गांधी ने कभी सुभाष चंद्र बोस को अपना सपोर्टर माना भी नहीं, और अपना वो आशीर्वाद नहीं दिया जो परम चेले नेहरू को प्रदान किया गया था। स्वाभाविक है, जब 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, मैंने आपको कहा था, का जब गठन हो गया था, उसके पश्चात प्रांतों में, 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल सत्ता में आए, तो फिर असंख्य संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मजदूर संघ भी अस्तित्व में आए थे, बहुत बड़ी संख्या में। इस बात को याद रखिएगा। स्पेशली 1937 के आम चुनाव के बाद 7 प्रांतों में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो श्रमिक आंदोलनों को भी भरपूर बढ़ावा मिला। कई प्रकार के एक्ट उस जमाने में पारित हुए। बॉम्बे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1938, बॉम्बे शॉप असिस्टेंस एक्ट इन 1939, इसी प्रकार का सीपी प्रसूति अधिनियम 1939, बंगाल प्रसूति अधिनियम 1939, कई प्रकार के यहाँ पर हमारे सामने आते हैं। हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना सरदार 1938 में कांग्रेस ने सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी के द्वारा की गई थी।
चूंकि हमने देखा था कि गांधी जी ने अहमदाबाद में 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी। और आप यूँ देख लीजिएगा कि ये उस ज़माने का अपने आप में बहुत बड़ा एक आंदोलन, मतलब एक प्रकार का संगठन था, जो गांधी जी के द्वारा स्थापित अहमदाबाद में किया गया था। भारत में मजदूर संघ की गतिविधियां कई प्रकार की रही हैं। आप लोग जानते हो कि भारत में पहली बार जो औद्योगिक केंद्र के रूप में जो मतलब क्या कहना चाहिए मुझे, जो क्षेत्र सामने आया वो रेलवे था। रेलवे में पहली बार भारतीय उद्योगों की स्थापना हुई थी। अच्छा, ये बात भी सही बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आरंभ हुआ, आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। और इसका अंत कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट द्वारा 5 मार्च 1931 को, जिसको आप दिल्ली पैक्ट भी पुकारते हैं, उसके द्वारा स्थापना की गई। और बॉम्बे में कांग्रेस ने नारा भी लगाया था कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। मजदूर एवं किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं। मैंने आपको कहा था, ये बात पढ़ाया था, जब मजदूर संगठन बहुत ज्यादा अपना विस्तार लेने लगा। एक बार यहाँ पर दोबारा देखिएगा, भारत में जो मजदूर संगठन थे वो बेसिकली 1927 साइमन कमीशन के आने के बाद से ही फिर वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व धारण करने लगते हैं। जब साम्यवादी नेताओं के साथ इनकी बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि इनकी गुफ्तगू या इनके रिश्ते बढ़ने लगे, तब साम्यवादी प्रभाव जो बड़ा मजदूर संगठनों में, और मजदूरों की जो हड़तालें वगैरह चालू हुई, उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने चिंतित होकर इन मजदूर संगठनों को नियंत्रित करने के लिए, इन पर शिकंजा कसने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए। उनमें एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, याद रखिएगा। एक तो था पब्लिक सेफ्टी बिल और एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। शायद आप लोगों को बेहतर अच्छे से जानकारी हो कि इन दोनों बिलों का विरोध करने के लिए ही 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को, याद रखिएगा, दिल्ली असेंबली के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया था। दिल्ली असेंबली में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये क्या कहना चाहिए इसको, बम फेंका गया था। आप लोग पढ़ोगे कि पर्चा भी फेंका गया था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं, और खाली बेंचों में उनका नुकसान करने का इरादा नहीं था, तो खाली बेंचों में ये बम फोड़ा गया था। जो सार्वजनिक सुरक्षा कानून है, पब्लिक सेफ्टी बिल, ये विधानसभा में पारित नहीं हो पाया था। बाद में फिर सितंबर 1928 में असेंबली में इसको पेश किया गया, जहां पर जहां पर जो असेंबली के जो अध्यक्ष थे विट्ठल भाई पटेल ने, उन्होंने इस बिल को पारित नहीं होने दिया था। अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हुए इसे गिरा दिया था। बाद में पुनः इसे कुछ परिवर्तन संशोधन के साथ गवर्नर जनरल के द्वारा पुनः असेंबली में पेश किया गया, और काफी लंबी चर्चाएं चली थी इस दौरान। और ये वही दौर था जब ब्रिटिश जो कम्युनिस्ट थे, फिलिप स्प्रेट, मेरठ षड्यंत्र केस वाले, और बैन ब्रैडले, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से लेकर 33 तक चला था। तो ये इनका उद्देश्य इन बिलों के द्वारा ये था कि इन ब्रिटिश साम्यवादी नेताओं को बाहर, देश से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि देश में रहकर ये किसी प्रकार के मजदूर संगठनों को खड़ा ना कर सकें। मोतीलाल नेहरू ने जो पब्लिक सेफ्टी बिल था उसे भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 बोला। टी प्रकाशम का कहना था
कि ये राष्ट्रीयता की भावना को रोकना चाहता है, किसान मजदूरों की एकता को तोड़ना चाहता है। दीवान चमनलाल ने भी कहा कि विधेयक को पास करना है तो हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। लाला लाजपत राय ने साफ कहा था कि इस राष्ट्र को सबसे बड़ा खतरा पूंजीवादियों और शोषकों की तरफ से है। तो आगे जाकर फिर एक और कमीशन की स्थापना की गई, वो कमीशन था व्हिटले कमीशन। व्हिटले कमीशन 1928 में, याद रखना, इस व्हिटले कमीशन का गठन किया गया। ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो था वो 1929 में पेश किया गया। इन 1929 ट्रेड डिस्प्यूट जो एक्ट था उसे पारित किया गया था और 8 अप्रैल 1929 को इसे पास किया गया। ये वही टाइम था जबकि इसी दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फोड़ा था, जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रही थी। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। खैर, ये तमाम चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत मैटर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जितना पढ़ना चाहो, जितना अच्छे से पढ़ना चाहो। अच्छा, एक बात है कि जो 1946 का जो नौ सैनिक विद्रोह हुआ था बॉम्बे कराची के अंदर, उसको साम्यवादियों ने भी सपोर्ट किया था, याद रखना। उसे साम्यवादियों के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था एवं उसे साम्यवादियों के साथ साथ मजदूर संगठनों के द्वारा भी उसे समर्थन दिया गया था। मजदूर संगठनों के द्वारा भी उसे सपोर्ट किया गया था। और उनके जो नौसैनिक, जो विद्रोही नौसैनिक थे, उनके समर्थन में मजदूरों ने हड़ताल करी थी। और ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान पुलिस की कार्यवाही में 250 जो आंदोलनकारी थे उनकी शहादत हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। जैसा कि मैंने कहा कि मजदूर आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए कई श्रमिक विरोधी कानून पास किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उन्हें आप लोग आराम से, आप लोग पहले बता चुका हूँ, पढ़ सकते हो। और इस प्रकार से ये चैप्टर भी आज आपका पूरा होता है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इन क्लासेस के जरिए, एक बार मैं आज जरूर आप सब लोगों से उम्मीद करूंगा कि एक बार आप लोग, मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूं कि आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिएगा। एक बार मैंने मेरी तरफ से परमिशन दे दी है आप सब लोगों को। एक बार अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिएगा, धर्मेंद्र, सुमित्रा, कविता। और ये जो आपका अध्याय है ये भी कंप्लीट होता है। जी धर्मेंद्र, आपने अपना ऑडियो नहीं ऑन किया है धर्मेंद्र। जब आप टैप करोगे स्क्रीन को अपना डिवाइस की, तो आपको वहां पर एक माइक नजर आएगा, उसे टैप करिएगा। जी धर्मेंद्र। जी सर, नमस्ते। आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा लेकिन। सर अभी जस्ट लाइट गई हुई है, अभी जस्ट। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, मैं पहले आपसे हाँ बात करता हूँ। ठीक, कुछ आपकी हलचल नजर आ रही। सुमित्रा एंड कविता, अपना ऑडियो वीडियो ऑन करिएगा वहां से। तो पढ़ाई कैसी चल रही है धर्मेंद्र, धर्मेंद्र आपकी? हाँ ठीक है सर, अभी तो अच्छा। अच्छा, ये कविता है। लेकिन वही जी जी सर, धर्मेंद्र। नमस्ते सर। जी मैम, नमस्कार आपको भी। हाँ धर्मेंद्र, आप कुछ बोल रहे हैं पहले। कुछ नहीं सर, कोई नहीं, ठीक चल रही है, बोल रहा हूँ मैं तो तो। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज देखिएगा अपना ये मजदूर, सुमित्रा ऑडियो वीडियो ऑन करिए। तो जो अपना जो मजदूर आंदोलन वाला जो अध्याय है आज वो पूरा हो गया है। अब राष्ट्रीय आंदोलन जी में आरंभ करने जा रहा हूँ सोमवार से। याद रखिएगा, ये जी सबसे लास्ट पोर्शन होगा आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत होते ही फिर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री चालू कर दूंगा। तो पहली बात तो धर्मेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँ, नोट्स लगातार पढ़ रहे हैं आप घर पे अपने? जी सर। जी। संतुष्ट अभी तक की तैयारी से, क्लासेस से? हाँ जी सर। और आपकी अपनी सेल्फ स्टडी से आप है पूरी तौर पर सेटिस्फाइड? सेटिस्फाई हूँ सर, लेकिन अभी ना थोड़ा मतलब ऐसे ही चल रहा था, तो काम आ गया हुआ था। जी।
तो अभी कर रहा हूँ करने को तो, लेकिन नोट्स तो जैसे कभी अभी जयपुर है प्रेजेंट में, तो सारे नोट्स तो गांव में था मैं कुछ दिनों से, होली से पहले से, तो थोड़ा ऐसे ही धर्मेंद्र कहाँ के रहने रखे वाले थे। हैं आप? सर मैं करौली। अच्छा, करौली मदन मोहन जी के यहाँ से हो आप? जी। चलिए, मेरी कुल देवी है कैला देवी। अच्छा अच्छा, हमारी भी च- है सर। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। कविता, ऑडियो वीडियो ऑन करिए अपना, सुमित्रा। अच्छी बात है। तो ये जी बिल्कुल सर। इस सोमवार से वीडियो ऑन करिए कविता। तो इस सोमवार से आपका, ये याद रखिएगा धर्मेंद्र, आप भी अपना ऑन रख सकते हो। आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कभी भी बात कर सकता हूँ। सुमित्रा, इफ यू आर एबल टू लिसनिंग मी प्लीज। सो कविता, क्या है फीडबैक अभी आपका? संतुष्ट हैं आप तैयारी से, क्लासेस जी से? सर। जी। जी सर। नोट्स बहुत ज्यादा है मैं जानता हूँ, लेकिन क्योंकि जो मैंने आपसे कहा था कि बुक्स की कमी को पूरा अरे याद करेंगे नहीं हम। होते। याद है नहीं जी। होते सर। याद नहीं होते सर, इतने सारे। नहीं कविता, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मैंने आपको ये भी कहा कि मैं आपको बाद में माइक्रो नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन माइक्रो नोट्स सबसे बाद में करूंगा, ताकि आप लोग छोटा पढ़ने की आदत ना डालें, कम पढ़ने की आदत ना डालें। अभी तक की इच्छा यही है कि आपको टेस्ट के जरिए, मैं सप्ताह के सप्ताह जो अपने टेस्ट चल रहे हैं, संडे के संडे जो अपने टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, उसके जरिए मैं आप लोगों को झोंक दूं तैयारी के अंदर। तो अभी आप भले, आप यदि इनका प्रिंट आउट नहीं भी लेते हैं मैम, तो भी आप इनको घर पे मोबाइल या लैपटॉप, जो कुछ भी डिवाइसेस आपके पास हैं, टैबलेट वगैरह, उनसे खूब जी भर के पढ़ते रहें। जो माइक्रो नोट्स आएंगे सर वो नोट्स तो बहुत निकाल कंसाइज लिए सर। होंगे। नोट्स निकाल लिए? जी सर, कुछ तो निकाल लिए, जैसे जैसे ऑफिस जाते हैं तब वो निकाल के ले आते हैं। अच्छा जी मैम, ठीक है, अच्छी बात है। तो मतलब नोट्स बहुत ज्यादा हैं, कुल मिलाकर बात ये है आपको। हाँ सर। याद तो नहीं होते इसके सर, इस, नोट्स तो हैं, पढ़ते भी हैं। जी, तो इसके बाद कोई बुक तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना फिर इन नोट्स के बाद तो? सर बुक तो नहीं पढ़नी पड़ेगी सर, देखा था मैंने पेपर का जो लेवल देखा था पुराने पेपरों से, तो जी। क्वेश्चन तो लगभग लगभग पुटअप पूरे हो रहे हैं उसमें से, टॉपिक से। तो मैम मैंने आप लोगों से मैं तो कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपन इतनी तैयारी कर लें, इतने अच्छे लेवल पर तैयारी कर लें कि फिर आपको कभी भटकना ही ना पड़े कहीं पर भी। और असली खेल आपको तब नजर आएगा जब माइक्रो नोट्स में रिलीज करना चालू करूंगा, क्योंकि माइक्रो नोट्स में दोबारा बोल रहा हूँ, आप भी समझ लीजिए, जो चैप्टर 90 पेज का होगा उस माइक्रो नोट्स को मैं 3-4 पेज में लाकर समेट दूंगा। आप सोच लीजिए कि क्या चीज फिर आपके सामने आएगी। लेकिन मैम, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए आपको इन बड़े नोट्स को एक बार ढंग से समझना होगा, वरना फिर तो यूं रहेगा जी ना कि सर। अपन ने सिर्फ एक छोटी सी गाइड पढ़ ली, फिर तो मेरे पास आकर पढ़ने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है उस स्थिति में तो। और चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, इस संडे की तैयारी रखिएगा। आज इस सप्ताह की लास्ट क्लास से मंडे को जो क्लास होगी, याद रखना, हम राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ कर देंगे। मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगी, जो कि काफी पसंदीदा टॉपिक है, गांधी जी, तिलक भाई साहब, क्रांतिकारी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, और आप सालों से इस पोर्शन को पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको शायद उस समय बहुत अच्छा लगे पढ़ना उस जी पोर्शन सर। को, और वो बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा, मुझे ऐसा महसूस होता है। और अपडेटेड जो नोट्स हैं वो लगातार मिल रहे हैं, बस पढ़ते रहिए। सुमित्रा का मुझे इनकी तरफ से स्क्रीन और ऑडियो नहीं मिल पा रहा है, मुझे नहीं पता ये मौजूद है या नहीं है क्लास में। सो विश ऑल द बेस्ट टू ऑल, आप सभी लोगों को। अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ आपके ऑडियो वीडियो को। चलिएगा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट।